अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और आप देख रहे हैं तेज़ी से होती हुई डेवलपमेंट्स। अभी आपने हेडलाइंस में भी जैसे कि मुलाहिज़ा की, मेल मुलाकातें हो रही हैं, मशवरे हो रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी हम देख रहे हैं कि चीन के सदर जो हैं वो सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। वहाँ पर बात होगी GCC में नई इन्वेस्टमेंट्स की, आपस में रवाबत बढ़ाने की और मईशत के हवाले से जो नए दोराहे हैं वो खोलने की। लेकिन हम पाकिस्तान में इस मामले पर उलझे हैं कि जो सियासी लीडरान हैं वो किसी एक बात पर मुत्तफिक हों, किसी नए सेटअप के हवाले से कुछ अमूर जो कि बहुत ज़रूरी है तय करना, उन पर कोई पेशरफ्त करें और उसके बाद बात आगे बढ़े। लेकिन ऐसा अभी तक होता दिखाई नहीं दे रहा। वो इस तरह के शाह महमूद कुरैशी साहब आज उन्होंने एक इजलास में सब मिलकर बैठे, असम्बलियाँ तहलील करने के अलावा हुकूमत के साथ मुख्तलिफ मामलात पर भी बात हुई। लेकिन जब वो बाहर आए, जो फुटेज भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, तमाम मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के मौजूद हैं। उनकी बातों से ऐसा फील हुआ कि अभी तक जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसहाक डार साहब की जो तीसरी मुलाकात भी सदर ममलिकत से हुई, उसमें कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी। ज़ाहिर है दोनों अपनी अपनी शराइत के साथ टेबल पर आकर बैठते हैं और कोई भी इनमें से पीछे हटने को तैयार नहीं होता, तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? अभी तक ये इंप्रेशन ही आ रहा है कि इनमें कोई पेशरफ्त, कोई बात नहीं बन सकी, जिसकी वजह से आज हमें शाह महमूद कुरैशी साहब का रवैया भी एग्रेसिव दिखाई दिया। अगरचे उन्होंने कहा कि PDM के अपने अंदर बहुत से इख्तलाफात है और उन इख्तलाफात की उन्होंने निशानदही भी की। बहरहाल आगे चल के पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर ये सारे सियासी प्लेयर्स कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं या नहीं, इस पर अब भी अभाम बाकी है। और इस पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी साहब, गुलाम मुस्तफ़ा हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं, अतर काज़मी और राना मुबशर भी हमारे पैनल का हस्बे मामूल हिस्सा हैं। राना साहब, आप बहुत अरसे से डायलॉग्स की बात कर रहे हैं कि डायलॉग दोनों के दरमियान होंगे, ज़रूर होंगे और उसमें मामलात का हल निकलेगा। ऐसा लगता है कि अब मुज़ाकरात के अलावा तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। बट आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो मीडिया से बातचीत है सब लीडर्स की, उससे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेस्परेट दिखाई दे रही है इस सिचुएशन में, बट PDM की ये कैफियत नहीं है। क्या कहते हैं आप? देखें, इस वक्त देयर इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और वो कंफ्यूजन ये है कि PDM के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो खुल कर सामने आ गए हैं। कैसे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैसे? उसका जिक्र नहीं किया जा रहा। इसलिए जिक्र नहीं किया जा रहा कि इसलिए मैं उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। देखें, उसकी वजह ये है कि इस वक्त तो कहते ना जी एक रख रखाव होया है, रख रखाव चल रहा है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत के अंदर रहना भी है, हुकूमत छोड़नी भी नहीं है, और लेकिन इख्तलाफात भी हैं। अब इख्तलाफात को सामने इसलिए नहीं लाया जा रहा, मीडिया के सामने नहीं लाया जा रहा, लेकिन ड्राइंग रूम्स में ये इख्तलाफात बिल्कुल चल रहे हैं। सिगार लगा के रात को कोहीबन सिगार पे ये सारी गुफ्तगू चल रही है कि जनाब ये इख्तलाफ हो गया, इस तरह जनाब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि बेशक जो मर्जी कर लो, असम्बलियाँ तोड़नी है तोड़ दो, जो दिल करता है कर लो, मैं जनाब बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहता, मैं इसका हिस्सा ही नहीं बनना चाहता, इंतखाबात उसी वक्त होंगे जिस वक्त नहीं होंगे। वेयर एज अदर जमातें जो हैं, मुख्तलिफ जमातें जो हैं, वो जनाब इस चक्कर में है कि चले जी आप इस तरह करते हैं, 2 महीने 3 महीने पहले की डेट दे देते हैं, एक विन विन सिचुएशन बन जाएगी सबके लिए। वही बात जिसपे इमरान खान साहब ने जो जिक्र किया था, बार बार मेरे साथ भी किया, वैसे भी मेरे ख्याल में शायद कर चुके हैं वो, कि जनाब जो रमज़ान है उसके बाद अगर इंतखाबात की डेट आ जाए तो मिल बैठने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे दे हैव लॉक्ड देयर हॉर्न्स। अब आपस में PDM और PTI ने दे हैव लॉक्ड देयर हॉर्न्स और आपस में सींग फंसा के बैठ गए, ठीक है। और सींग फंसा के बैठने के बाद होगा क्या? मैंने जैसे बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली बैठेंगे, सब बैठेंगे और TOR भी बनाएंगे, एजेंडा भी बनाएंगे और उसके रिजल्ट भी निकलेंगे। मैंने कहा था बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, सामने आना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता, पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल सामने आ गई। पहले जनाब इसहाक डार साहब पूछेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारा सिलसिला चलता रहा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, इट्स अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन विद इन PDM, इट्स अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। उन सब के जो राय है मुख्तलिफ है, उन सब की राय डिफरेंट है और सब एक पेज पर नहीं है। मैं दोबारा कहता हूं, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर इमरान खान। इमरान खान हैज गॉट नथिंग टू लूज, और जिस तरीके से इमरान खान इधर खिला रहा है सबको, वो इस तरह खेलते ही जा रहे हैं जो कि होना नहीं चाहिए था। ये सारे जो पॉलिटिशियंस हैं बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, और सारे मंझे हुए सियासतदान हैं, इनको इमरान खान के हाथों में खेलना नहीं चाहिए था। बट देन अगेन मैं यही कहूँगा कि इमरान खान जिस तरीके से खेल रहा है, उन सबको खिला रहा है और वो सारे खेलते जा रहे हैं,
उसमें जनाब उसके लिए विन विन सिचुएशन है एंड ही हैज गॉट नथिंग टू लूज बिकॉज उसके पास है ही कुछ नहीं है, उसने क्या लूज करना है। और उसके लिए विन विन सिचुएशन ये है कि जैसे वो कहता है उस सारे जमातों वाले उसके पीछे चल पड़ते हैं और उसी को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, उसी सिचुएशन को, उसी सिनेरियो को जो वो पेंट करता है इमरान खान, उसी को हैंडल करने निकल पड़ते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब पीडीएम की जमातों के पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उसको हैंडल करने के लिए, कैटर करने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। तो अगर उनके पास कोई नया आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती अगर, या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर सके अगर ये पीडीएम वाले, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इनकी सिचुएशन बदल सकती है, इनकी अच्छी सिचुएशन बन सकती है, मासेस में भी इकोनॉमिकली भी हैंडल हो सकती है चीजें एंड पॉलिटिकली भी हैंडल हो सकती है चीजें, बट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं चल रही पीडीएम के अंदर। और आज जो मसले मसाइल खड़े हुए हैं वो आज से नहीं है, पिछले 4 रोज से हैं, और 4 रोज से पीडीएम के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स हो, लाहौर के ड्राइंग रूम्स हो, कोई बन सिगार पीते हुए जनाब जो गुफ्तगू हो रही है आपस में पीडीएम वालों की, वो यही है कि जनाब ये हमें खिला रहा है इमरान खान। अगर वो खिला रहा है तो मैं खेलने क्यों पे हो, सिगार तक क्यों रहने दे। अगर और राना साहब ने बात करनी शुरू करी तो जाहिर है कि तो बीप लगानी पड़ेगी। अतर लेकिन बड़े ये खुशाइन थी ये पेशरफ्त, और हमें लगा कि एक बड़ी अपॉइंटमेंट पर जो सींग फंसे हुए थे वो जब जुदा हुए हैं तो अब तो रावी साहब चैन लिखेगा, पॉलिटिकल प्लेयर्स एक दूसरे के आमने सामने बैठ रहे हैं। इसहाक डार साहब सदर ममलिकत से मिल रहे हैं, सदर ममलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत के मामलात बेहतर बनाने की जुस्तजू सही करेंगे। लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी साहब की टोन कुछ और बता रही है, तो अब हम ये समझें कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ही हैं आज भी। देखिए, मामलात तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे उसी दिन थे जिस दिन इन लोगों ने सबने मिल के इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया था। अब ये इमरान खान से क्या चाहते हैं? अगर ये इलेक्शंस के ऊपर बात करना चाहते हैं शायद उसके ऊपर बातचीत हो जाए, लेकिन अब ये इमरान खान को पैगामात क्यों भेज रहे हैं? यहाँ पे बार बार इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट होती रही कि खान साहब ने इसको पैगाम भेजा है, उन्होंने उसको पैगाम भेजा है, लेकिन जो पैगाम लेके जाते हैं वो पूरी दुनिया देखती है। इसहाक डार साहब दूसरी दफ़ा जाके सदर अलवी साहब को जाके वो मिले हैं, क्या पैगाम लेके गए होंगे? यकीनन इसी किस्म का कोई पैगाम लेके गए होंगे कि इमरान खान साहब को कायल करें, वो हमसे बात करें, वो हमसे बात नहीं कर रहा। अब इस नहज पे चीज़ें क्यों पहुंची हैं ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त हालत ये है कि ये जो तजर्बाकारों की हुकूमत है, जो कहते थे कि हमने एक अनाड़ी को हुकूमत से निकाला और अब हम सारे असली खिलाड़ी आ गए हैं, हमसे सियासत भी सीखो, हमसे मईशत भी सीखो। इस वक्त हालत ये है कि एक जौहरी ताकत पाकिस्तान प्याज खरीदने की सकत नहीं रखता। हम प्याज और अदरक नहीं ले सकते। इस वक्त हमारा प्याज और अदरक पोर्ट के ऊपर फंसा हुआ है, चंद लाख डॉलर हम नहीं दे सकते। इस नहज पे ये लोग मईशत को लेके आ गए। ये वैसे नहीं खान साहब के पास जा रहे, क्या ये जमहूरियत के प्यार में जा रहे हैं? क्या ये किसी और चीज के प्यार में जा रहे? नहीं, इनको पता है कि अब हम वहां पे फंस गए कि हमें यहां से कोई निकाल नहीं सकता। इन्होंने तो सब कुछ करके देख लिया ना, तो इसी वजह से अब इनकी ख्वाहिश है कि जनाब उनसे बातचीत हो, कोई हल निकले। लेकिन इस मौके पे जब आप बार बार ये पहले फरमाते रहे कि हम सारी जमातें इकट्ठी हैं, हल हमारे पास है, तो उनसे आपने बातचीत करके क्या चीज़ हल करवानी है? उनसे तो एक ही बात हो सकती है, वो इंतखाबात पे वो करने के लिए वो तैयार हैं, अदरवाइज तो वो किसी और मामले पे आपसे बात नहीं करेंगे। जहां तक ये ताल्लुक है कि दीगर चीज़ें जो हैं वो देखें, इन्होंने अपने काम तो सारे सीधे कर लिए, नैब के कानून, दीगर चीज़ें और EVM, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का राइट, वो सब कुछ इन्होंने उस तरह कर लिया जो इनको सूट करता था। लेकिन जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनकी हालत ये है कि इस वक्त मुर्गी की फीड भी फंसी हुई है, उसको भी लेने के पैसे नहीं है इस हुकूमत के पास, और मुर्गी महंगी होती जा रही है। अदरक और प्याज और लहसुन तो मैंने आपको पहले बता दिया, आने वाले दिनों में पता नहीं पानी भी नहीं मिलेगा अगर इसी तरह ये लोग इकॉनमी चलाते रहे। तो अटर फेलियर है इनका अब एक ही हल है कि ये माने जनाब हमसे गलती हो गई, हमसे चीजें नहीं संभाली जा रही, आए हमसे मिलके चीजों को आगे लेके चले। इसलिए कि एंड ऑफ द डे ये किसी एक जमात या किसी एक इत्तेहाद का मसला नहीं है, अब ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मसला बन चुका है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है वो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल का उसको सामना है। बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे अतर आप कह रहे थे कि वो क्या चाहते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत जिस तरह से ख़त्म की गई, वो चाहते हैं कि नए इलेक्शन हो, फ्रेश मैंडेट के साथ जो हुकूमत आए वही आगे के मामला तय करे। इलेक्शंस के हवाले से गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है, एहसन इकबाल साहब उस बारे क्या कह रहे हैं? और ऐसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के जो बयानात हैं वो भी खासी अहमियत के हामिल हैं, वो सुनते हैं।
डिजिटल डिलिमिटेशन के काम शुरू नहीं हुआ। अगर ये हमें जितना टाइम हमें लाजमी चाहिए दोबारा हल्का बंदियों के लिए नहीं दिया जाता तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोबारा हल्का बंदियाँ करवाना। अभी तक तो कमीशन कॉन्फिडेंट है कि अगर टाइमली दोबारा सेंसस हो गया और उसका CCI से अप्रूवल हो गई और कमीशन को इन्फॉर्म कर दिया गया, बाकायदा वो ऑफिशियली पब्लिश हो गया, तो हम नई हल्का बंदियाँ करके भी जनरल इलेक्शन कराने के लिए तैयार होंगे इंशाल्लाह। एक पेज पर है इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत इस मामले पर। तो जनरल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इससे पहले यही मुतालबा करती थी कि नई मरदमशुमारी पे इलेक्शंस होने चाहिए, अगर वो जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रही है तो इस पहलू को क्या वो नज़रअंदाज कर रही है, और ये कितना ज़रूरी समझते हैं आप अगले इलेक्शंस के लिए? देखिए, शुमार होना, बंदियां होना ये अहम चीजें हैं, लेकिन इससे जो चीज चाहिए उसको तत्व का शिकार नहीं होना चाहिए। अगर आप डेट फिक्स कर लेते हैं कि ठीक है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है कि हम इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन करवाएंगे 2 महीने बाद, 3 महीने 6 महीने बाद, तो फिर ये जो बाकी बीच में जो कसबल है वो डाले जा सकते हैं। लेकिन इशू एक और है यहाँ पे, जैसा राणा साहब भी कह रहे थे, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ PDM का आपस में कोई गलती नहीं है इनकी, और ये सब एक दूसरे के साथ दौड़ लगा के कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पंजाब में या बाकी जो सेंटर है, यहाँ पे किसका नुकसान हो रहा है? अगर इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता इनके वोट बैंक को मुतासर कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं? PMLN को। इस पार्टी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। मौलाना साहब का इसमें कुछ ज्यादा स्टेक है नहीं है। तो ये जितनी भी बातचीत चल रही है वो मेरा ख्याल है जरदारी साहब को भी बहुत सूट करती है, ताकि पंजाब में नून लीग का जितना भी ग्राफ नीचे गिरता जाएगा, जो PTI का वो तो जो है वो है, शायद पीस पार्टी को यहाँ पे कोई दौर लग जाए यहाँ पे। तो ये एक गेम आपस में एक दूसरा खेल रहे हैं और इनको इससे इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं कि आईने पाकिस्तान का मकसद था कि अवाम को हुकूमत से बचाया जाए। अब हुकूमत ने माशाल्लाह कानून साजी करके सब कुछ करके अपने आप को महफूज कर लिया है। इस अवाम के बारे में जो बातचीत जो भी करता है ना, वो अजीब किस्म का लगता है कि भाई ये अवाम कहीं ना कहीं कभी सिवाय वोट देने के इनका और भी कोई काम है। इसके बारे में किसी को कोई फिक्र ना थी, ना है, ना ही आइंदा की इनकी जो भी मनसूबाबंदी है उसमें ये शामिल है इस चीज में। तो हमें जो चीज जिस पे गौर करने की जरूरत है कि क्या ये जो इलेक्शंस की बात हो रही है, खान साहब अगर बात मान ली जाए, हम मई में इलेक्शन की बात कर लें, तो क्या हर्डल्स क्या होंगे उसमें? हर्डल्स अगर खुद ना क्रिएट करें तो बाकी हर्डल तो साफ हो सकते हैं। हमने से पहले इलेक्शन देखे नहीं है, अभी चंद हफ्ते पहले ही तो हमने देखी है कि नेशनल लेवल पर 9 या 11 या 12 सीट्स पर NA की सीट पर इलेक्शन हुए, सिंध में भी हुए, पंजाब में हुए, सब वहां तो किसी ने कोई इतराज नहीं किया इस पे। ये इतराज सिर्फ बहानेबाजी है। ये सिर्फ अपने जो नेगोशिएशन पोजीशन है वो समझते हैं कि शायद इससे मजबूत हो जाएगी। एक तरफ एक बयानिया है जो खान साहब का डोमिनेट कर रहा है, हुकूमत के पास बयानिया को है नहीं है, वो इन हीले बहानों से कोशिश ये कर रही है कि खान साहब को जितना अपनी टर्म के क्लोज लाया जा सकता लेके आया जाए। मेरे नहीं ख्याल खान साहब को इसकी कोई फिक्र होगी इस चीज की। और हुकूमत का जिस तरह भी बात हो रही है, हुकूमत का इस लॉस हो रहा है, जो भी करेगी PDM लॉस यूज करेगी। आज कराने इलेक्शन जितना डिले करते जाएंगे PDM का नुकसान उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि PDM दिल्ली के हिसाब से कोई ना कोई एक ब्लंडर कर बैठती है, जिसके बाद उनको समझ नहीं आया इसको हैंडल कैसे किया जाए। अब अगले दिन आपने देखा जो अभी मंगला की अपरेजिंग पे प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से आजाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो सलूक हुआ, उसके बाद जो हुआ, इस सारे का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? इस पे जरदारी साहब को तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसका, ना ही मौलाना साहब को कुछ फर्क पड़ा इससे। MQM आराम से बैठी हुई है, नुकसान तो PMLN का हो रहा है और सब चाहते हैं PMLN का इतना नुकसान हो जाए उतना उनको फायदा है उस चीज में। तो PMLN को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाए कि जितनी जल्दी अपना नुकसान कम करें, वो भी ये नहीं कि वो बाकायदा पूरा फायदा लेने की कोशिश करें। एक स्टेज आती है जब आप कहते हैं कट योर लॉसेज रन। अभी नून लीग के पास सिर्फ मौका यही है कि अपनी लॉसेज को कट करे एंड दे शुड रन एंड गो विद द इलेक्शंस एज सून एज पॉसिबल। ये बाकी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी इसके बीच में। ठीक है। अच्छा नसीम साहब, आज की जो मीटिंग थी वो बड़ी अहम समझी जा रही थी कि असेंबलियाँ तोड़ने के हवाले से किसी तारीख पर शायद इत्तफाक हो जाए और वहाँ से भी इनपुट आ जाएगा कि मुलाकात के नतीजे में इसहाक डार साहब ने कुछ मामलात पर ताउन मांगा है। सदर मुमलिकत ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कन्विंस करने और दीगर रहनुमाओं का एतमाद में लेने की यकीन दहानी भी कराई है, लेकिन जैसे ही
शाह महमूद कुरैशी साहब मीडिया से बात करने आए तो उनके लहजे से झलक रहा था कि मामलात अच्छे नहीं जा रहे और मुज़ाकरात में जो वो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ असम्बलियाँ तहलील करने के मामले पे भी हम पीडीएम बेशक उनके अंदर फूट है, लेकिन जो अपने इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब को तो वही टका सा जवाब दे रहे हैं। पंजाब काबीना में तोसी कर रहे हैं, वो पंजाब असम्बली तहलील करने की बात कर रहे हैं और इधर तोसी भी हो रही है। और इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं उनसे, सूबाई वज़ीर से, कि कास्तुर साहब से, कि मैं तो लाइल हूँ, आप कब हिस्सा बने। और ये तो ज़ाहिर है उनकी जो पॉलिसी है असम्बली तहलील करने की, तो उसके अगेंस्ट जा रही है बात। सो यू थिंक कि बिहाइंड द सीन्स आसिफ अली जरदारी साहब की गेम ऑन है? बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी आपको पता है कि हमेशा बड़ी खामोशी के साथ जो अपने ऊपर तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं, उसका कोई बहुत ज़्यादा वो रिएक्शन नहीं देते, लेकिन अंदर अंदर जो है वो कोई ना कोई सियासत के गुर अपने जो है वो खेलते रहते हैं। आपने जिस तरह बात की तो मुझे बड़ी हैरानी हुई जब इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे इस बात का पता नहीं था कि कास्त्रो साहब को वजीर बनाया जा रहा है। मैं तो समझ रहा था कि शायद उनको किसी महकमे का जो है चेयरमैन वगैरह बनाया जाएगा। इसी तरह जब डॉलर्स की बात होती थी तो कहते थे मुझे तो टीवी से पता चला, मुझे मिसेस ने इस बात का बताया। बात यह है कि इतने बड़े सियासतदान हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के वो रहनुमा हैं और उनके लीडर हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी नॉलेज में ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मिसलीड करती हैं। कहाँ आप जिस तरह आपने कहा कि वो असम्बलियाँ तोड़ने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे काबीना को इंक्रीज़ किया जा रहा है। शायद मेरे ख्याल से परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ जो पीटीआई के कुछ रहनुमा हैं या असम्बली के मेंबर्स हैं, उनको जो शिकायत है, उन्होंने शिकायत को दूर करने की कोशिश की कि हम एक को वज़ीर बना देते हैं। लेकिन बात यह है कि इस वक्त इमरान खान साहब, जो मेरी इतलात है, वो बिल्कुल इस बात के ऊपर सीरियस है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को डिज़ोल्व कर देंगे। उन्होंने महमूद खान को तो, जो उनके अपने पार्टी के वज़ीर आला हैं, उनसे तो उनको श्योरिटी मिल चुकी है। पंजाब में भी उनको मोनस इलाही और परवेज़ इलाही से श्योरिटी मिल चुकी है। लेकिन अभी जो गुफ्तगू हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि असम्बली अगर तोड़ेंगे तो उसके क्या हमें नुकसानात हो सकते हैं, क्या फ़वाइद हो सकते हैं। इमरान खान साहब का यही कहना है कि हम अगर असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो मुल्क में 65-70% इलेक्शन का माहौल हो जाएगा, और जिसकी डिमांड इमरान खान साहब बहुत अरसे से कर रहे हैं कि मुल्क में नए फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए जाए। तो अगर एक मुल्क में माहौल बन जाएगा और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का माहौल बन जाता है और वफाकी हुकूमत जो है वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ती और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वो पीटीआई का मुकाबला करेंगे, तो बीइंग द पार्टी इन रूलिंग इन वफाक, उनको बड़ा नेगेटिविटी ये जाएगी। और इमरान खान साहब अगर 2 तिहाई अक्सरियत लेके खैबर पख्तूनख्वा में वापस आ जाते हैं, पंजाब असम्बली में वापस आ जाते हैं, एक तो पंजाब असम्बली में उनका अपना वज़ीर आला आ जाएगा और ये दोनों असम्बलियाँ होंगी 5 साल के लिए। तो अगर अक्टूबर में भी जाके जनरल इलेक्शन वफाक के करवाए जाते हैं तो वफाक सिर्फ वफाक तक महदूद होगी, जबकि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की मजबूत हुकूमतें मौजूद होंगी। तो एक तो इमरान खान साहब ने बहुत टफ टाइम दिए और शुरू से आप देख लें कि हुकूमत जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब के जो बाउंसर्स होते हैं या जो यॉर्कर्स मारते हैं उनको डिफेंड करने में लगी हुई है। जो मईशत दुरुस्त करने के लिए वो आए थे वो दुरुस्त नहीं हो सकी और बहुत ख्याल था कि इसहाक डार साहब को वापस लाया जाए। मिफ्ता इस्माइल साहब की कुर्बानी भी दी गई और उनकी झड़पें भी आपस में चल रही हैं, लेकिन डॉलर 200 से नीचे नहीं आया, वो 225 से 230 के दरमियान फंसा हुआ है, लेकिन मार्केट में 250 रुपए का भी नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात जो है, इस वक्त एलसीज नहीं खुल रही। अभी जिस तरह अतर बात कर रहा था, काफ़ी चीज़ें प्रोडक्ट्स उसने गिनवाई, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रॉ मटेरियल्स जो मेडिसिन के हैं वो भी नहीं आ पा रहे और मार्केट में बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी शॉर्ट होती जा रही। तो पीडीएम को नज़र तो आ रहा है कि मईशत का इस वक्त बुरा हाल है। वो अपना कहते हैं ना कि अपना इलामा इकबाल के शेर का एक मिसरा है कि गुलामी से बदतर है बेयकीनी। तो ये जो बेयकीनी वाली सूरत हाल है ना, इसने सबको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। पीडीएम की हुकूमत 13 जमातों का जो मजमुआ है, बड़े तजुर्बेकार उसमें लोग मौजूद हैं, जब वो भी मईशत दुरुस्त नहीं कर पा रहे तो इस्टेब्लिशमेंट, अपोजिशन, हुकूमत, इन सब को सर जोड़ के बैठना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के सर्वाइवल का मामला है, पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम के मफादात का मामला है। जब तक आप पाकिस्तानी आवाम के मफादात का ख्याल नहीं रखेंगे और अपनी लड़ाइयों को पसे पुष्ट नहीं डाल देंगे, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, IMF मुआहदे पर पेशरफ्त में जो रुकावट है इसमें आयशा में एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, जो सदीकी साहब ने फरमाया ना कि सदीकी साहब ने फरमाया कि सब लोग सर जोड़ के बैठे। सदीकी साहब, आज हम जिस नहज पे पहुंचे ना और मैशियत जहाँ पे खड़ी है, ये बहुत सारे सर जुड़े थे और उन सब लोगों ने सर जोड़ के हमें यहाँ पे पहुंचाया। इस वक्त
ये है कि हम अपने अपने सर खोलें और कुशादा जहन से देखें कि हमारी नाकामियां क्या हैं, उसका इदराक करें और दोबारा ये गलती ना दोहराएं। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि सियासतदान जो है कोई आगे बेहतर रास्ता याद आया वो सर जोड़ने से, इमरान खान साहब के ज़माने में एक इकनॉमिक काउंसिल बनी थी, इमरान खान साहब उसको चेयर कर रहे थे और कमर जावेद बाजवा साहब भी उसका हिस्सा थे, तो इसी से याद आया। लेकिन अब ज़ाहिर है मुआशी मसला हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। और राना साहब, मुज़ाकरात में जो इसहाक डार साहब ने ताउन मांगा है ना, वो केपी और पंजाब से IMF के मुआहदे के हवाले से ही ताउन मांगा है। माजी में जो होता रहा, जो ऑडियो लीक्स आई वो भी हमने देखी। इस पर पेशरफ्त में प्रॉब्लम है कि IMF को यकीन दहानी करानी है कि सब ऑन बोर्ड है इस मामले पर, अमल दरामद के हवाले से मुआहदे पर। दूसरा के सियासी इस्तेहकाम पर भी आप हमारे साथ ताउन करें। लेकिन इस तरफ इसहाक डार साहब के ये मुतालबात है और दूसरी तरफ है इलेक्शन की तारीख का मुतालबा, यानी ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए राना साहब? देखें, एक तो पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि IMF को रीअश्योरेंसेस नहीं चाहिए। IMF के पास जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी इंटेल IMF के पास है, वो शायद हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे पॉलिटिशियन, तो खैर बिल्कुल ही नहीं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास भी ना हो, और शायद हम लोगों के पास तो बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द जर्नलिस्ट। सो IMF के पास बहुत नीटी ग्रीटीज है when it comes to economy of Pakistan, नंबर 1, और कहाँ पे कौन सा सूबा खड़ा हुआ है, उसकी क्या डिटेल्स है, उसकी क्या इंफॉर्मेशन है, उसकी क्या इनसाइड है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितनी वर्थ है उसकी, कितना पैसा जनरेट कर सकता है, कितना पैसा वापस दे सकता है, एक एक चीज का डाउनलोड जो है IMF के पास मौजूद है। और उसमें तो बिल्कुल हमें IMF को रीअश्योरेंसेस की जरूरत नहीं है, ना उनको किसी सूबे से रीअश्योरेंस की जरूरत है। दूसरी बात एक और हो रही थी, थोड़ा सा मैं जाना चाहूंगा LCs की तरफ, फिर मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ भी। देखिए, आज $5000, आज मैं कराची में बैठा हुआ था, किसी जगह पे खड़ा हुआ था, तो वहां पे लोगों ने कहा जी कि सिर्फ $5000 की LC जो है ना, वो भी नहीं खुल रही है। सो $5000 की LC, व्हाट इज द मैसेज वी आर कम्युनिकेटिंग? हम पूरी दुनिया में मैसेज क्या दे रहे हैं, परसेप्शन क्या बन रही है हमारी कि एक $5000 की LC नहीं खोल सक रहे हम। यार क्या कर रहे हैं हम लोग? देखिए, इस पे कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा, और नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस। वहां पे जनाब फील्ड पड़ी हुई है, उसको कोई नहीं पूछ रहा। यहाँ पे जनाब जंगल बन गया है जनाब, सी पोर्ट, यहाँ पे इधर कंटेनर पे कंटेनर लगा हुआ है, कोई वहां पे उसको छुड़ाने वाला नहीं है, कोई सर पैर नहीं है किसी चीज का। कौन सी 13 जमातों की हुकूमत यार, खुदा का वास्ता थोड़ा सा यहाँ पे करें। यहाँ पे हमें जाना चाहिए सी पोर्ट पे, जहाँ पे जो फील्ड्स पड़ी हुई है जो रॉटन हो रही है, खराब हो रही है। यहाँ पे $5,000 की LC नहीं खुल रही है। यहाँ पे जनाब डॉलर मार्केट में नहीं मिल रहा है। आप कहाँ जा रहे, कहाँ पे गई ये सारी चीजें यार? इमरान खान चले जी, बहुत उसकी टीम नकम्मी थी, इमरान खान नकम्मा था, सब लोग नकम्मे थे इमरान खान के साथ, लेकिन वो कम से कम एक पेंडेमिक आया जो पूरी सदी में एक दफा आता है, पर 100 साल के बाद एक पेंडेमिक आता है, उसमें उसने रिलीफ दे दिया जैसे भी दे दिया। चले जी, वो सारे बांग्लादेश से ऑर्डर आए थे, इंडिया से ऑर्डर आए थे, कैंसिल हुए, आपको मिल गए, आपकी इंडस्ट्री चलना शुरू होगी, फैसलाबाद में डबल शिफ्टें लगनी शुरू होगी, 6% पे ग्रोथ चलेगी, सारी बातें ठीक है। बट द पॉइंट इज, कुछ तो कर गया, आखिरी वक्त ही जाना है, जो उसको स्केप मिल गया। 3.5 पौने 4 साल की उसकी जो कोताहियां थी वो खत्म, उसको जनाब नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट, बिकॉज इस वक्त जो लोग बैठे हुए 13 की 13 जमातें जो है वो डिलीवर नहीं कर सक रही। इस वक्त एक केओस है, यहां पे बैठ के इकोनॉमिक इमरजेंसी की बातें कर रहे हैं ये लोग। ये आप यकीन माने, ये कैबिनेट में बैठ के और कैबिनेट से बाहर निकल के अपने अपने कमरों में जाके ये इकोनॉमिक इमरजेंसी कैसे इंप्लीमेंट की जाए, किस तरीके से की जाए जो कि कम से कम हर्ट करे आम आदमी को, वो उस पर बातें कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक इमरजेंसी में स्लोली ग्रेजुअली आपको उस तरफ लेके जा रहे हैं, और वहां पे जाके आप क्या होगा, फिर इनके लिए वो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। सो आई एग्री विद दिस थिंग, द सूनर द बेटर। जनरल साहब ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कट द लॉसेस एंड रन। PMLN या PDM शुड डू दिस, दे शुड कट देयर लॉसेस एंड रन, बिकॉज जिस तरीके से आगे चीजें शेप अप हो रही है, स्पेशली इन जनवरी फरवरी, अगर ये इसी तरह सिचुएशन चलती रही तो उनके पास कोई मुंह नहीं दिखा सकेंगे जाके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में।
अपने है। इलाकों में जाके इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। और दो बंदे जो हैं, दो लीडर्स और दो पार्टीज जो हैं यहाँ पे, वो उनके लिए बड़ी अच्छी सिचुएशन है। एक जरदारी साहब है, वो बिल्कुल आराम से, ही इज अ कूल डूड, मतलब आराम से आते हैं, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल चिल होते हैं, बिल्कुल आराम से आए, बैठे, चौधरी शुजात से गप लगाई, पता नहीं समझ आई नहीं आई, लेकिन एनीवेज गप लगाई जनाब, उनसे गप लगा के चले गए, उनके बेटे से गप लगाई, चले गए। उधर जनाब यहाँ पे वो इमरान खान साहब है, वो एक नया ट्विस्ट दे देते हैं, नया इन स्विंगर फेंक देते हैं रोज, उसी के पीछे जनाब सारे पीडीएम वाले लग जाते हैं। सो बेसिकली लॉसेस जो हो रहे हैं मुल्क के हो रहे हैं, सफर आवाम कर रही है, और जनाब लॉसेस मुल्क के चलते जा रहे हैं, एवरी डे पासिंग बाय, आई वुड से रादर एवरी आवर पासिंग बाय, एक एक घंटे के बाद जो लॉसेस हो रहे हैं वो आपकी समझ से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है। वी आर अनएबल टू ग्रैस्प दैट। आई एम सिटिंग इन कराची, सारा दिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लोग ये कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाईजान थे कि इधर यहाँ पे क्या होगा, साईं किधर जाएंगे हम लोग, इधर यहाँ पे बिजनेस नहीं हो रहा, पहले तो जुबान पे चल रहा होता था कारोबार, अब तो जुबान पे भी नहीं चलता, अब कहाँ जाएंगे हम लोग, एलसियां नहीं खुल रही, कारोबार नहीं है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करें, यहाँ पे सिचुएशन है, बिल्कुल ठीक बात है। दे शुड PMLN वाले जो हैं, दे शुड कट देयर लॉसेस एंड मेक अ रन, दे शुड रन एंड दे शुड गो फॉर इलेक्शंस। जीतते हैं हारते हैं जो भी आता है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन देन अगेन एक अनफॉर्चुनेट बात ये है जो कि मैं बड़े हैवी हार्ट के साथ मुझे कहनी पड़ रही है कि अनफॉर्चुनेटली जो भी आएगा उसके पास भी हल नहीं है इकोनॉमी को सीधा करने के लिए, और उसके पास भी कोई हल नहीं है इन सारी चीज़ों को से निकालने के लिए। हमें वो किसी के पास कोई प्लान नहीं है, कोई वे फॉरवर्ड नहीं है किसी के पास, ये सब ऐसे ही है। हम लोगों को चक्कर में डिसेप्शन पे डाला हुआ है, हमें डिसेप्शन पे लगाया हुआ है। ही सेड, शी सेड, स्टेटमेंट जर्नलिज्म कर लो तुसी, असी स्टेटमेंट जर्नलिज्म विच लगे हैं, वेयर एज द हार्ड फैक्ट्स रियलिटी चेक इज डिफरेंट, और उसकी तरफ ताकि हमारी नजर ना जाए उस तरफ हम सोचें ना, उस तरफ हम बात ही ना करें। और जनाब बिल्कुल राना साहब जो सब जानते हैं लेकिन उसका इजहार नहीं करते, रियलिटी चेक पे पर्दे डाल डाल के कोई ना कोई मसलहत होती है। बहरहाल सदर मुमलिकत ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, और हुकूमत भी यही कह रही है, यानी एक पेज पर हैं दोनों इस मामले को लेकर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। तो मैं एक बार फिर खुश आमदेद। और कल के प्रोग्राम में जैसे कि हमने डिस्कस किया, आज उसी मामले के ऊपर मज़ीद पेशरफ्त हुई है, तो उसका फॉलो अप लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से सू मोटो लिया गया और रिपोर्ट जमा कराने का कहा गया था। वो रिपोर्ट अब सामने आई है, 592 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है, और DGFIA और DGIB के दस्तखत के साथ ये जमा कराई गई है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो मज़ीद अहकाम जारी किए हैं वो नई JIT का क़याम है, जिस पर हुकूमत को कहा है कि वो नॉमिनेट करे काबिल अफसरान को, और अगर आलमी इदारों से भी मुआवनत ज़रूरी हो तो वज़ारत ख़ारिजा मुआवनत करे। तो अतर आपने देखी है सारी आज की कार्रवाई, और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो भी पूछगछ की गई, सवालों जवाब किए गए, अब तक की तहकीकात के हवाले से जो नुक्ते उठाए गए वो सारे ही बहुत अहम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हद तक तो काम कर दिया, अब फिर जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर। देखें, ऑब्वियसली मोअज़्ज़ज़ अदालत ने इसका नोटिस लिया, और मोअज़्ज़ज़ अदालत को कौम भी ख़त लिखती रही, और आज शहीद अरशद शरीफ की जो वालदा हैं वो ख़ुद भी अदालत में पहुंची, और उन्होंने ख़ुद भी अदालत से रिक्वेस्ट की, पहले भी वो अदालत से रब्ता करती रहीं, और अरशद शरीफ शहीद ने ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी के अंदर भी इसी मोअज़्ज़ज़ अदालत को ख़त लिखा था। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि हर किसी का अदालत के ऊपर एतमाद है, कौम का अदालत के ऊपर एतमाद है, और सब की नज़रें अदालत के ऊपर हैं कि इंसाफ हो। लेकिन जब इंसाफ होता है तो वो होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने तो ले लिया नोटिस, यकीनन उन्होंने ये भी कह भी दिया, हदायत भी जारी कर दी हैं, लेकिन हकायक क्या हैं? हकायक ये हैं कि अरशद शरीफ को शहीद हुए हुए 40 दिन से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, उस दौरान किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया, उसके बाद नोटिस लिया गया। हकायक ये हैं कि अरशद शरीफ की वालदा की मदईयत में FIR दर्ज नहीं हुई है, FIR भी हुकूमत ने खुद दर्ज कर दी। 40 दिन तक तो उन्होंने पहले FIR ही दर्ज नहीं की। जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि पूछा कि क्यों नहीं की, तो उन्होंने जाके खुद ही दर्ज कर दी, ऑल दो कि अरशद शरीफ साहब की वालदा ने कहा कि हम FIR अपनी मुद्दत में दर्ज करवाना चाहते हैं। ये दूसरी दफ़ा पुलिस ने वो गेम की है जो इन्होंने इमरान खान के केस में की थी। वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि आप FIR दर्ज करें, तो उन्होंने उस जो मुतासरा फरीक था
उसके बजाय खुद ही FIR दर्ज कर ली और यहाँ पे भी यही हुआ। इसके साथ साथ दीगर हकाइक ये हैं कि आज अरशद शरीफ साहब की बेवा बूढ़ी वालदा को व्हील चेयर पे बैठ के इंसाफ लेने के लिए अदालत में आना पड़ा। पिछले 40 दिनों के दौरान क्या रियासत सोई हुई थी? क्या पूरा हुकूमती मशीनरी सोई हुई थी पूरी? क्या वो जाके वहां पे उनको कुछ रिलीफ नहीं दे सकते थे? लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं दी गई, मीडिया को लीक कर दी गई, मीडिया पे उसके ऊपर प्रोग्राम होते रहे। तो ये अच्छी बात है कि अदालत ने नोटिस लिया है, तहकीकात होंगी, लेकिन अब तक जो हमें होता हुआ नजर आ रहा है, क्या उससे हम देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ मिलेगा, या उसकी बेवा माँ को, या उसकी बेवा को, या उसके यतीम बच्चों को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अदालत के ऊपर मुझे भी एतमाद है, उनके खानदान को भी एतमाद है, सबको एतमाद है, लेकिन जिन लोगों ने ये करना है मशीनरी, मुझे नहीं लगता कि वहां से अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा। जनरल साहब, आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है? और इस तरह के मामलात को टाइम बाउंड करना चाहिए ताकि तहकीकात का कोई नतीजा भी निकल सके? देखो, मैं तो ये समझ रहा था कि हमारी जो मसद अदलिया है वो सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज की निगरानी में बाकायदा एक JIT तश्कील देगी जो इस तहकीकात को आगे बढ़ाएंगे और बाकायदा रिपोर्ट चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट को मिलती रहेगी। इसके अलावा मैं समझता हूँ जो भी अभी तक हुआ है ये सिर्फ क्या कहा जाए, इसके लफ्ज़ इस्तेमाल जो मैं करना चाहता हूँ कर नहीं सकता इस वक्त, इसलिए है कि उसी अतार के पास हम दोबारा पहुंच गए हैं जिनका काम था कि पहले दिन से इसकी इन्वेस्टिगेशन करके किसी हद तक किसी नतीजे में पहुंच चुके होते। अगर हुकूमत इस जोगी होती या बस में होता हुकूमत के तो कर चुकी होती है, हुकूमत अगर करना चाहती तो कर चुकी होती। मैं ये समझता हूँ कि दोबारा उसी हुकूमत के पास जाके उसी हुकूमत को ये हुक्म देना कि आप इसकी तहकीकात करें, कहीं फॉरेन ऑफिस के पास जाएं, जो भी जाएं, इस सबसे हुकूमत ने जो अभी तक किया है वो उसको दोहरा देगी, इससे ज्यादा हुकूमत कर नहीं सकती। क्या हुकूमत कहेगी कि आज तक की जो रिपोर्ट उन्होंने बना के भेजी है वो गलत है, अब एक नई रिपोर्ट सामने आ गई है? ये तो हुकूमत करेगी नहीं कभी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये हुक्म दिया उन्होंने, उस आंखों पर बिल्कुल हम सबको एतमाद है अपने दिया पर, होना भी चाहिए। अल्टीमेट अल्लाह के बाद जमीन पर तो इन्हीं से इंसाफ की अल्टीमेटली तवक्को होती है। लेकिन जो सारा सिस्टम जिस तरीके से हैंडल हो रहा है, मुझे से उम्मीद क्या है, मैं समझता हूँ केस को और बिगाड़ दिया जाएगा। ऑलरेडी इतना अर्सा गुजरने के बाद जो लीड्स हैं वो काफी सारी वैसे खत्म हो चुकी होती हैं। दूसरा बहुत अहम पहलू ये है कि जो FIR दर्ज कराई गई इतने से के बाद, जिससे अभी अतर भी कह रहे थे, जो मुतासरा फरीक हैं वो शामिल नहीं है इसमें। आप क्या ख्याल है, कल को अगर कोई भी सेटलमेंट कहीं बात होती है तो क्या हुकूमत बैठ के सेटलमेंट करेगी किसी के साथ? उसके हुकूमत को इस बीच में आने का सिर्फ एक काम था हुकूमत का, इन्वेस्टिगेट करती है इसको। उसमें हुकूमत ने अभी तक जो कुछ भी किया है वो सबके सामने है। इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। मुझे फिर ये तकलीफ ये है कि ये कल को जब ये दोबारा जो भी करेंगे ये लोग, तो वही लोग दोबारा चक्कर लगा के आ जाएंगे, कभी UAE जाएंगे, कीनिया जाएंगे, किसी और जगह जाएंगे, फिर आके वापस आ जाएंगे। रिपोर्ट चेंज नहीं हो सकेगी क्योंकि इन्हीं लोगों ने पहले रिपोर्ट दी है। ये लोग अपनी पुरानी रिपोर्ट को कभी गलत साबित नहीं करेंगे। इसलिए फिर मेरी ये दरख्वास्त है आपके इस चैनल के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू मुज़द्दिया से कि सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में एक ऐसी JIT तश्कील दी जाए जिसको ये टास्क दिया जाए और उनसे फिर टाइम बाउंड किया जाए कि इनको रिपोर्ट रेगुलरली मिले और वो ट्रांसपेरेंट जो भी इंक्वायरी है सबके सामने आए, लोगों को पता चले। अगर किसी के पास कोई भी शहादत है, कोई अच्छी चीज है, वो सामने आए। वरना जिस तरीके से काम अभी चल रहा है, मैं सॉरी, मेरा ख्याल है मुझे ये एग्री करना पड़ेगा अंदर से कि इस केस का कोई हल मुझे नजर आता नहीं है इस वक्त। आपको हल नजर नहीं आता? राना साहब, मुझे लगता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड कीजिएगा। देखिए, जो मैं एग्री करता हूँ, मैं जनरल साहब से भी एग्री करता हूँ, अतर से भी एग्री करता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे इस केस को हैंडल किया गया फ्रॉम डे वन, वो तरीकाकार ही गलत था। ठीक है जी। और मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों इसमें शाय आउट करने की कोशिश की हुकूमत ने। अगर वो बिल्कुल कहते जी हाँ ठीक है, आए उनकी वालदा, आए उनके बीवी, आए उनकी जो भी आए, आके जनाब जो भी FIR रजिस्टर करवानी है कराएं, उसमें क्या हर्ज था? कुछ भी नहीं होना था। बिल्कुल उनको एक राइट मिलता, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता और वो आके जनाब FIR रजिस्टर कराते। और फिर वो जनाब जिस तरीके से उसको हैंडल किया गया, इस केस को इन्वेस्टिगेशन की गई, वो भी उसमें भी क्वेश्चन मार्क्स हैं।
नाउ द इशू इज, मैं कल भी ये बात कही थी, आज भी कह रहा हूँ कि किसी भी मुल्क का नेशनल होता, अमेरिकन नेशनल होता, ब्रिटिश नेशनल होता, किसी यूरोपियन कंट्री का नेशनल होता, कैनेडियन नेशनल होता, कोई भी नेशनल होता, वो अपने नेशनल के लिए दूर तक जाते हैं, एक्सट्रीम तक जाते हैं और उसको इंसाफ लेकर देते हैं। तो हमें प्लीज, हमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट रहने दें हमारी अपने इस पासपोर्ट की, हमारी इस नेशनैलिटी की, कि हमें कम से कम और कुछ नहीं तो क्लैरिटी दे दें, एक क्लैरिटी आ जाए सामने कि दिस इज द क्लैरिटी जी, ये हुआ था, दैट्स इट। ठीक है, वो क्लैरिटी हमें मिलने की उम्मीद है, उसके पेरेंट्स को उम्मीद है, उसकी बीवी बच्चों को, उसकी माँ को, अरशद शरीफ की, वो क्लैरिटी मांग रहे हैं और वो क्लैरिटी कहते हैं जी हमें सिर्फ क्लैरिटी दे दे। एक बूढ़ी औरत व्हील चेयर पे सुप्रीम कोर्ट जा रही है 40वें के बाद, ठीक है, वो उसको क्लैरिटी नहीं मिली तो वो जा रही है ना, और वो जाके लिफाफे बंद कर करके दे रही है, अपनी कोर्ट में जमा करा रही है, तो उसको क्लैरिटी नहीं मिली ना, उसको इंसाफ नहीं मिला ना अभी तक। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जन साहब, एक ऑलरेडी रिपोर्ट बनी हुई है, उस रिपोर्ट को अल्टर करके फिर रिपोर्ट कैसे बनाई जाएगी? नहीं हो सकता ऐसे, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, बड़ा कोई बहुत ही बड़ा कोई तीर वज जावे तो वज जावे, अदरवाइज नहीं हो सकता। बड़ा मुश्किल है, दिन ब दिन गुजरता जाएगा, टाइम गुजरता जाएगा, ये समझते हैं शायद कि उसको फिजल आउट हो जाएंगी चीजें, नहीं, फिजल आउट नहीं होंगी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए हमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एटलीस्ट एक स्टेप तो लिया ना, जितने खत लिखे या जो कुछ भी हुआ, एक स्टेप तो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, उसका जेस्चर सुप्रीम कोर्ट का अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, राइट? सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है, तो वो एटलीस्ट उसने एक स्टेप तो लिया, लेकिन उसको बाकी जो एंगल्स हैं उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट को, ताकि सिर्फ और सिर्फ हम तो ये चाहते हैं कि उसकी फैमिली को इंसाफ मिले, हमारा कुलीग था पुराना, उसको इंसाफ मिल जाए, सिर्फ क्लैरिटी आ जाए, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ये उसके साथ हुआ, सभी को यही उम्मीद है, लेकिन ये मोहूम सी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बाद जागी। हाँ, मैं नसीम साहब के पास जाना चाह रही। जी जी कहिए। जी मैं एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ। मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल राना साहब से कि कोई भी मुल्क होता वो अपने शहरी को इंसाफ दिलवाता, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ और बड़ी तकलीफ दह चीज़ है कि हमारे मुल्क का शहरी खुद को अपने मुल्क में महफूज नहीं समझता था और वो यहाँ से जाके कीनिया चला गया, अफ्रीका के मुल्क में उसने जाके पनाह ली। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो मुल्क जिसके अंदर वो खुद को महफूज नहीं समझता था, क्या अब उस मुल्क और उस निज़ाम में इतनी सख्त है कि वो उसको इंसाफ दे सकेगा? ये भी अलमिया यहाँ का कि उनकी ज़िंदगी में उन पर 16 मुकदमा दर्ज किए गए, लेकिन उनकी शहादत के बाद उनकी FIR तक नहीं हो सकी, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, और वो हुई, और वो भी मुतासरीन के मुताबिक नहीं हुई। लेकिन नसीम साहब, जो क्वेश्चन अभी यहाँ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना देती, चीफ जस्टिस ने इसका जवाब दिया कि फौजदारी मामला है इसलिए इस पर कमीशन नहीं बनाया। जो अहम नुकता है वो ये कि JIT में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो उनके मातहत हो, जिनका नाम आ रहा है। अभी यहाँ पर बात हुई कि जिन्होंने पहले रिपोर्ट बना दी, अब उसमें क्या चेंजेस होंगी। चेंजेस इस तरह से हो सकती है कि कुछ अफराद की जानिब से ताउन नहीं किया गया और कुछ इसमें जो शवाहिद चाहिए थे वो नहीं दस्तयाब हुए JIT मेंबर्स को, कमेटी मेंबर्स को, जिन्होंने वहाँ का विजिट भी किया, iPad, iPhone, और फैसल वाबडा साहब से भी ताउन मांगा गया, उन्होंने भी ताउन नहीं किया। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है कमेटी, आपको लगता है कि उसका मैंडेट इतना होगा, दायरा अख्तियार इतना होगा, वो इंटरनेशनली भी इन्वेस्टिगेट कर सके और लोकली भी लोगों को दायरा में ला सके इन्वेस्टिगेशन के? आयशा, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, लगता है कि आप कुछ वकालत भी पढ़ती रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जो पॉइंट्स आपने रेस किए बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस तरह का एक केस जो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया था, मैंने रिपोर्टिंग भी की थी, वो था डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर। वो बरतानिया में हुआ था और उसके जो मुजरिम थे वो पाकिस्तान फ्लाई करके आ गए थे। बहरहाल वहाँ पे देखें कि UK की जो जितनी भी एजेंसीज थी उन्होंने बहुत ताउन किया, इंटरपोल ने ताउन किया, लेकिन आज तक पाकिस्तान में उसका फैसला नहीं हो सका। तो जिस तरह अतर ने बात की, राना साहब ने बात की कि ये मामला इस तरह का है, इसको तो आयशा पहले दिन से कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई। हम लोग उस वक्त रात को इस्लामाबाद में दोस्त बैठे हुए थे जब इतला आती है कि अरशद के साथ ये वाक़या पेश आ गया। फौरी तौर पे TV चैनल्स के ऊपर इसको हादसा शो करने की कोशिश की गई कि अरशद शरीफ कीनिया में एक हादसे में जो है वो हलाक हो गए, जबकि सबको पता था कि उनको वहाँ पे शूट किया गया, उनके सर में गोली लगी है। उसके बाद देखिए कि ये कहा गया कि अरशद शरीफ का तो वीज़ा ख़त्म हो गया था दुबई से, लेकिन अब जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है उसमें है कि 20 दिन अभी उनके वीज़े में बाकी थे, वो मज़ीद 20 दिन दुबई में रह सकते थे। उसके बाद उनको क्यों कीनिया जाना पड़ा, ये सबके सामने है कि उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकलवाया गया। कीनिया से भी बैठ के अरशद शरीफ कोशिश
करते रहे कि किसी दूसरे ममालिक को उनको वीज़ा मिल जाए, उनको नहीं लेने दिया गया। हालांकि पाकिस्तान में कोई भी इवेंट होता है, मैंने देखा कि जो जूनियर रिपोर्टर्स हैं उनको बड़े आराम से वीज़ा मिल जाता है लेकिन अरशद शरीफ को वीज़ा हसूल में कौन रुकावट बन रहा था ये देखना पड़ेगा। फिर उन्होंने कीनिया से दोबारा दुबई का वीज़ा लेने की कोशिश की गई और उन्हें दुबई का वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया। इसमें बेहतर तो ये होगा कि सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस की मदईयत में FIR क्यों काटी गई है जबकि उनकी वालदा मौजूद थी, उनकी ज़ौजा मौजूद है यहाँ पे, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। वो ग्रीव्ड पार्टी है, अगर आप उनकी मर्जी के मुताबिक FIR नहीं काट रहे तो इसका मतलब है कि आप इस मामले में सीरियस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया, आपने फौरन खाता पूरा कर कहीं दिया। वैसा मामला तो नहीं है जो इमरान खान साहब पे हमले का मामला, देखिए उससे वो मुमासलत उन चीज़ों को आप डिफरेंट कर सकती हैं, आप समझा सकते हैं उसको, वो उसके इतना आगे तक ना जाए, लेकिन कम से कम उनसे कंसल्ट तो करें। और आयशा आपको पता है कि जब एक मामले के ऊपर FIR कट जाए तो दूसरी FIR उस पर नहीं कटती क्योंकि वही वाकया पहले रोनमा हो चुका होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि अगर ये सीरियस हैं तो ठीक है, पाकिस्तान की एजेंसीज में बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, उनको GIT का हिस्सा बनाएं और प्राइवेटली ये इंटरपोल की भी मदद हासिल करें, अगर इन्हें ज़रूरत पड़े तो ये FBI की मदद भी हासिल करें। जब दो बड़ी अपना एजेंसीज दुनिया की इसमें शामिल होंगी तो जो आपको अभी तक सबूत और गवाह नहीं मिल पा रहे उनके इन्फ्लुएंस की वजह से आपको मिल जाएंगे। मोहतरमा के कत्ल में स्कॉटलैंड यार्ड ने जो तहकीकात की उसका क्या नतीजा? देखिए उसका इन्होंने फिर आगे आने नहीं दिया ना, वहाँ पे बात तो ये किसने कि आने नहीं दिया? बस जो भी यहाँ पे करता धरता, जिस तरह राणा साहब कहते हैं, चीज़ें अगर सामने नहीं आएंगी, वो तो मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल नहीं पता चला, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, उनका नहीं पता चला, लियाकत अली खान का हुआ, ये तो वज़राए आज़म थे। अरशद शरीफ तो हमारा बड़ा प्यारा सा एक साफ़ी दोस्त था। तो अगर ये कोशिश करें तो ये सारे फैक्ट सामने ला सकते हैं। फैक्ट सामने मौजूद है, आपने रिजल्ट पर पहुंचना है और जो मुल्जिमान है उनको कैफरे किरदार तक, जो मुजरिम है उनको पहुंचाना है और इस तरह से इंसाफ को यकीनी बनाना है। इसके साथ ही चाहेंगे इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।